बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। यूं तो हम गुज़िश्ता 70 वर्षों से 72 वर्षों से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन अगर इस वक्त हम ये कहें कि पाकिस्तान वाकई मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त भी आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, जाहिर है कि एक प्रेशर ग्रुप, एक कलदम तंजीम की जो जमात है या तंजीम है वो सड़कों पे बैठी है, इस्लामाबाद की तरफ आना चाहती है, अपोजिशन सड़कों के ऊपर है, महंगाई की वजह से अवाम मुस्तरब है और एक मुआशी गर्दाब है जो कि जिसमें पाकिस्तान फंस रहा है। आज भी डॉलर की परवाज जारी रही, जिसके बाद पाकिस्तान के न सिर्फ कर्जे बढ़ते हैं बल्कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी कमजोर होती है। और आपने देखा ही है कि जिस तरह से इस वक्त फैटफ के शराइत हैं या जिस तरह से IMF की शराइत हैं या जिस तरह से पाकिस्तान की कमजोर मुआशी हालत है, उससे पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको हम किसी तौर पर भी ये नहीं कह सकते कि ये दुरुस्त समत में है। आपने जो सूरत हाल देखी है हाल ही में, जैसे कि कलदम जो तंजीम है तहरीक लब्बैक वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करी है, लेकिन आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी शेख रशीद साहब की, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो मुआहदे हैं वो, या खास करके जो पिछला मुआहदा था तहरीक लब्बैक के साथ, उसको हम ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। शेख रशीद साहब ने क्या कहा है वो जरा सुनिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम साहब को कहा कि मदरसों के अकाउंट्स जो हैं उनको बहाल करने के लिए और उनको खोलने की इजाजत दी जाए। वो कालदम है, हम इस काम पे भी बात कर रहे हैं, हमारी उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। 7 रिजवी को मैंने बहुत कोऑपरेटिव पाया। ये मेरी ख्वाहिश है कि TLP से हमारे मामला जो हमने तय किए हैं उसी तरह तय हो जाएं। जो हमारी कमिटमेंट है उस पर हम पहरा देंगे। अगर किसी जगह खराबी पैदा हो सकती है तो हो जाती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। TLP के मुज़ाकरात में 4th शेड्यूल शामिल है, लोगों की रिहाई शामिल है, उनका कालादम होना शामिल है। पंजाब की एक तीसरी बड़ी पार्टी है। हम पे अमेरिका में सैंक्शंस की भी बात हो रही है, बिल भी गया हुआ है। फैटफ में हमारा एक पॉइंट रहता है, TLP को भी समझ होनी चाहिए, लेकिन मैंने दस्तखत किए हुए हैं जी, मैं सबके सामने इतराफ करता हूं। हम इसको असेंबली में लेके जाएंगे। आपने खुद सुना, कोई जो माशी सूरत हाल है उस पर मैं बात नहीं कर रही, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब बात कर रहे हैं कि फैटफ से जो शराइत हैं उसके ऊपर भी और बाकी जो दीगर मामलात हैं वो भी आपने सुने। इसके बावजूद हुकूमत जो है उसने तकरीबन सरेंडर कर दिया है तहरीक लब्बैक के सामने। अब इसके हालात और इसके नताइज क्या निकलेंगे ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये भी एक बात अपनी जगह पे अहम है कि हुकूमत ने ही तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा उस वक्त क्यों किया था, और अगर किया था तो इस वक्त अगर उसको पूरा करने लगे हैं तो जाहिर है कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जरूर निकल सकते हैं। दूसरी जानिब जो एहतसाब का मामला था वो भी आपके सामने है। इस वक्त बहुत सारे सियासी रहनुमा जो है वो बाहर हैं, लेकिन सबसे बाद में अगर किसी को रिहाई मिली है तो 25 माह के बाद सैयद खुर्शीद शाह साहब को मिली है, जो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, और उनका ताल्लुक जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो है ही, लेकिन वो मोस्ट सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन भी है इस वक्त। तो कहा जाता है कि खुर्शीद शाह साहब वो शख्सियत हैं जिसने के अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो राब्ते हैं उनको वो उसका सबब बने और फासलों को कम किया। अब उनकी जमानत हुई है, जिसमें के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि केस की समाअत के दौरान नैब हुक्काम मुलजिम सैयद खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने का मुनासिब जवाज पेश नहीं कर सके और 2 साल तक हिरासत में रखने के बावजूद नैब मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सका। इसके साथ साथ दीगर भी इल्जामात थे, उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन जो है वो दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन हम आज रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू खुर्शीद शाह साहब हमें दे रहे हैं। हम उनसे ये पूछना भी चाहते हैं कि उनके ऊपर जो इल्जामात थे आमदनी से जायद असासे बनाने के, उनका क्या हुआ, एहतसाब का क्या हुआ, और अब जो सूरत-ए-हाल उनके बाद PDM का बनना, PDM का तोड़ना और टूटना, और उसके बाद अपोजिशन के बीच में जो एक खलीज पैदा हो जाना। अब जबकि तहरीक पीपल्स पार्टी चलाना चाहती है, तहरीक PMLN चला रही है, तहरीक PDM की मौजूद है, तो उनका किरदार क्या होगा और वो पाकिस्तान का जो सियासी पेश मंजर है वो किस तरह से देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से बराह रास्त जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब।
अस्सलाम वालेकुम, अस्मा, क्या हाल है? खैरियत है? जी। वेरी लॉन्ग टाइम टू बी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 25 महीने के बाद आपको रिहाई मिली और मेरा ख्याल है कि इस दौर की सबसे लंबी आपको जो है वो जेल या कैद जो है वो देखने को मिली है। शाह साहब, आपको जाहिर है कि जो सूरत हाल आपके पीछे बनी है, एक तो ये क्या कहेंगे, आपको जमानत मिली है, रिहाई मिली है, आप मुतमईन है फैसले से, और दूसरा इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आसपास सबसे पहले तो मैं और बातों करने से पहले मुझे बड़ा अफसोस है और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपके साथ हमने 90 से लेके आज तक आपकी सहाफत को भी देखा है, आपकी शख्सियत को भी देखा है, आपकी साफ गोई को भी देखा है, और जिस तरीके से आपने हर दौर में सही बातें की है, चाहे वो हमारा दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे टू लीग का हो या परवेज मुशर्रफ का हो, आपने साफ गोई के साथ सच आवाम तक पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, और हम ये कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और होता रहेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। जो मिसबिहेविंग एटीट्यूड है आज के हुक्मरानों का, उनकी जमात का आपके साथ, वो काबिल मज़म्मत है। और मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि मैं जेल में था, मैं सुनता था, मगर मैं क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था, आज उनको ये जवाब दे रहा हूँ कि जिन हालात में आप गुजर रहे हैं हुकूमत, वो हालात इनको इस वजह से ही सामने पेश आ रही है कि उनको ये एहसास नहीं है कि जमहूरियत क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, अदालत क्या होते हैं। जी थैंक यू। ये तो एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि यकीनन जो आज के मुल्क के हालात है वो खुद इमरान खान के पैदा किए हुए हैं। उसने इस मुल्क की कौम को जो धोखा दिया और फरेब दिया और गलत बयानी से काम लिया और लोगों को एक आसरा दिया कि मैं आके आपके लिए सारे कुछ बेहतर कर दूंगा, और वो कुछ नहीं कर सका, उससे बुरा कर दिया, तो उसका जवाब ये दे रहे हैं। जब भी पूछ लो, या तो कहते थे पहले एनआरओ, अब कहते हैं कि ये जो कुछ है पिछली गवर्नमेंट का है। अगर पिछली गवर्नमेंट का है तो आपने तो कहा था कि हम तैयार हैं, हम तो उससे भी कम जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, डॉलर की कीमतें कम नहीं हुई, तो चीनी की कीमतें कम नहीं हुई, आटे की कीमतें कम नहीं हुई, बिजली की कीमतें कम नहीं हुई, गैस की कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें कम नहीं हुई और उससे डबल डिजिट पे चली गई कीमतें। तो कहाँ हम आपसे वो भी हिसाब नहीं लेना चाहते कि भाई 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 50 लाख घर कहाँ गए, हम वो भी आपसे नहीं पूछते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें वो 2008 और 2013 वाले जो प्राइसेस थी, रेट थे, जो हालात थे, वो वापस करो। तो शाह जी, अब वो कैसे आ सकते हैं शाह साहब, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो तो बड़ी दिगरगू है। फिर आपने देखा कि मुस्तकिल अब आपकी जमात भी चाह रही है कि वो तहरीक लाएगी, तहरीक लब्बैक ऑलरेडी सड़कों के ऊपर है, PMLN भी और मौलाना भी सड़कों के ऊपर आ गए हैं। तो अगर अपोजिशन भी सड़कों के ऊपर है तो इस तरह के माशी हालात भी हैं, तो हुकूमत क्या करे सर? तो खतरनाक सूरत हाल है सर। पॉसिबल वो उसने मैंने ऐसी बात की ना, यही कहा मैंने कि उसने खुद पैदा किए ये हालात, और उसने कभी पार्लियामेंट को वो अहमियत नहीं दी जो पार्लियामेंट की जरूरत थी और पार्लियामेंट के साथ रह के उसको काम करना था। वो जैसे अपोजिशन में कहते थे कि पार्लियामेंट रिडंडेंट है और पार्लियामेंट एक ऐसा मरा हुआ घोड़ा है जिसमें से कोई उम्मीद नहीं हो सकती, मगर आज वो उसी तर्ज अमल पे चल रहे हैं जैसे अपोजिशन पे थे। अपोजिशन के जमाने में बात करते थे, उसने आज तक पार्लियामेंट को या सियासतदानों को या पार्लियामेंटेरियन को उस रेस्पेक्ट के साथ नहीं देखा और न ही वो रेस्पेक्ट दी। तो ये हालात उसके पैदा करता है और ये अभी और आगे बढ़ेंगे और डॉलर की कीमत और आगे बढ़ेगी। और वो जमाना कहाँ गया जब ये कहते थे कि 1 रुपए का डॉलर, 1 रुपया अगर डॉलर बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर है, कीमत बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर है, बिजली की कीमतें बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर है। वो कहा अब खुद फैसला करे, PTI वाले मेरे नौजवान अब फैसला खुद करे और ये कहें कि ये जो कहा जाता था वो सच था या आज सच है।
तो दोनों बातों में से तो आपको सर शेख रशीद इस दौरान जब आप ज़ाहिर जेल में थे जी सर आप जेल में थे तो इस दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी सामने आई, बहुत सी रीजनल डेवलपमेंट भी सामने आई। आपने देखा कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, इस पूरे खित्ते की सूरत हाल बदल गई और फिर पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है उसके असरात जो है वो मुरतब होते हैं। आज ही आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर कल जो है वो इस्तीफा दे दिया जाम कमाल साहब ने, तो एक पुरअमन तब्दीली जो है वो हमने देखी है बलूचिस्तान के अंदर। क्यों अपोजिशन जो है वो उस तब्दीली की तरफ नहीं जाती है जिसकी जो कि एक आइन के जरिए से तय की गई है, जैसे इन हाउस चेंज की बात है या तहरीक अदम एतमाद की बात है? आसमा, अगर आप जाम कमाल की तरह इमरान खान ने जो उम्मीद करते हैं कि वो इस्तीफा देगा, वो इस्तीफा नहीं देगा और नहीं वो कभी सोच सकता है इस्तीफा के लिए। वो सिंधी में कहते हैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी थी हो जाए और पांचे अमल करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए जो मैंने कहा है वो ठीक है। तो ये चीजें उम्मीद लगाना कि इमरान खान इस्तीफा देगा, इमरान खान इस मुल्क को नुकसान तो पहुंचा सकता है मगर अपनी इस्तीफा नहीं दे सकता तो कभी नहीं। और दूसरा मैंने आपसे कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद ने तो एडमिट किया है कि उसने पहले एक एग्रीमेंट किया और उससे हट गए, अब फिर मजबूरी की हालत में नीचे बैठ के वो फिर दूसरा उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो शायद आज भी जो ये जमात है जो तहरीक लबैक वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहे कुछ भी कहे मगर वो उनको इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन शाह साहब ये तहरीक लब्बैक तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई ना, ये तो पहले से बनी हुई है, जिसने भी बनाई वो आप भी जानते हैं। अब जाहिर है कि रियासत जिस तरह की सिचुएशन के अंदर है, फेटफ के कवानीन, फेटफ के जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो अब क्या हो सकता है? अगर ये पूरी करते हैं उनकी शराइत तो प्रॉब्लम है, नहीं करते तो प्रॉब्लम है। मुआहिदा हुकूमत कह रही है हम तो कर चुके हैं और पार्लियामेंट के अंदर पेश करेंगे, क्या पूरी पार्लियामेंट अब लड़ेगी जो है वो कलदम तंजीम के साथ? आशा, एक तो बात फैटफ की जो आप कर रही हैं वो तो मैंने जैसे शुरू से कह रहा हूँ अभी भी आपके प्रोग्राम में, ये सारी इमरान खान की पैदा की हुई बातें हैं। उसने पहले ही कहा था कि मैं IMF के पास या किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा कर्जे लेने और मैं खुदकुशी करने पे तरजीह दूंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा। और जब वो कमजोरी की हालत में उधर गए तो ये तो लाज़िम मजलूम है कि ये चीजें होनी है कि जो कमजोर होता है उसको और दबाया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है, और यही हमारे साथ पोजीशन हो रही है। और जहां तक कालतम तंजीमों की बात है तो ये खुद ले आए पार्लियामेंट में, देखते हैं पार्लियामेंट क्या करती है और किस मुंह के साथ ये चीजें लेके आते हैं, किस जज्बे के साथ चीजें लेके आते हैं और क्या किस तरीके से ये पेश करेंगे। अगर मैं नहीं समझता कि इनको कोई ऐसी चीज नजर आएगी, शर्म व हया होगी कि ये फिर ले आए, मैं नहीं समझता। तो शाह साहब आपने जैसे कहा पहले, इससे बिल्कुल ये जो सूरत, एक तो ये है कि आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे लेके आएंगे एक बड़ा मसला है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि जाम कमाल तो रुखसत हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ पेश आती है तो खान साहब जो है वो नहीं जाएंगे। तो आपको कोई क्राइसिस नजर आता है कि अगर, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं मुस्तकिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली जो है उसके ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं, इज इट ट्रू? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान इस्तीफा देगा, मैंने पहले भी आपसे कहा, मगर ये हालात ऐसे हैं, इस किस्म के हैं जो इस तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इन हाउस तब्दीली इसका हल नहीं है, इसका हल सिर्फ न्यू इलेक्शन है। इसी हालात को सामने रख के जो मौजूदा हालात है पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट लेके देने के लिए जाएं तो फिर तो जस्टिफिकेशन कोई हो सकती है, मगर इस आग के जो तूफान है, आग का तूफान है, उसमें कोई भी जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो जाए इलेक्शन में हिस्सा ले और ये वजन अपने ऊपर ले ले। कोई जमात ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर कोई जमात शाहजी नहीं कर सकती, ठीक, तो जी आप कुछ कह रहे थे जी? तो मैं ये कह रहा था कि इसी पोजीशन को सामने रखते हुए फिर जमातों को मैंडेट लेने के लिए जाना पड़ेगा, तब कोई आगे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। और यही रास्ता है कि इलेक्शन
फेयर एंड फ्री करवाया जाए। तो शाह साहब किसी ये की तो interference को बिल्कुल आप जैसे बात कर रहे हैं, ये बात तो पीपल्स पार्टी पहले नहीं कहती थी, वो तो इन हाउस चेंज की बात करती थी, जबकि पीएमएलएन का ये मौकफ था कि नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाएं। तो इसका मतलब ये कि जैसे आपने खुद कहा कि कोई हुकूमत नहीं बनाने के मूड में इस वक्त। हालात जी वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। जिस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही थी उस वक्त ऐसे हालात थे। अब दिन ब दिन जिस किस्म के हालात हैं, 200 रुपए का डॉलर लेके कौन सी जमात है, या 150 रुपए का तेल लेके कौन सी जमात है, या चीनी लेके 150 की चीनी लेके, आटा लेके, बिजली के प्राइसेस लेके, गैस के प्राइसेस लेके, महंगाई को लेके कौन सी जमात है इन हालात में वोट लेने के जाएगी कि भाई 1.5 साल हम हुकूमत करके और फिर जाए कि हमें वोट दे दो। वो तो सारा बंडल जो है, जो गंद किचरा है, वो उसी जमात के ऊपर जाएगा जो उस वक्त हुकूमत में होगी। तो आपको इसका मतलब है कि कबल अज वक्त जी आपको कबल अज वक्त इंतखाबात की राह दिखाई देती है। याद होगा जी मैं तो आपको याद होगा कि मैं 10 साल से ये बात कर रहा हूँ कि आप 4 साल का पीरियड रखें और उस दरमियान आपको काम करने की भी अहमियत का एहसास हो जाएगा कि बड़े कम अरसे में बहुत काम करना है। जब 5 साल का अरसा हो जाता है तो हम लेजी बन जाते हैं, हम कहते हैं चलो जी आखिरी 2 साल में करेंगे। तो आखिरी 2 साल के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो मुल्क के अवाम को वो भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं अब भी यही कहूंगा कि अगला इलेक्शन जब हो तो ये इलेक्शन जब हो और उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन हो वो 4 साल की असेंबली हो, न कि 5 साल की। जी ये तो आपका बहुत पुराना मौकफ है शाह साहब। आप कहते हैं कि असेंबली को 4 साल का कर दे क्योंकि कोई हुकूमत अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी नहीं कर सकी। मगर मेरा सवाल फिर वहीं पे है, आपने कहा कि कोई भी हुकूमत संभालने के जाहिर है कि इस सूरत हाल में नहीं है लेकिन इलेक्शंस के बाद होगा। क्या आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो कोई एक जमात इस तरह की मुआशी सूरत हाल में इस हुकूमत को संभाल सकती है या अपनी हुकूमत बना सकती है? कम से कम 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन सियासतदानों को मिलके चलाना पड़ेगा और एतमाद मिलने के अवाम को चलाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है कि आप हालात पर कंट्रोल न कर सकें। आपने जो आपके इस मुआशी तबाही के रोक सकती है वो आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप रुकवा सकते हैं इसको। तो शाह साहब आप वही बात कर रहे हैं जो सर जो आप तो फिर वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले कराची में कही कौमी हुकूमत की बात की थी। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद भी कौमी हुकूमत ही बननी चाहिए? नहीं, कौमी हुकूमत भी इसका मसला नहीं है। मैं कहता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट इस मुआशी हालात को ठीक कर सकते हैं आपको उस तरफ तवज्जो देना चाहिए। वो है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है, अगर आपको इस चीज का बहुत बड़ा मुझसे ज्यादा इल्म होगा कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। हमने एग्रीकल्चर पे कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ऐसा नहीं हूं कि जमींदार हूं इसलिए ये कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि एक ही रास्ता है जो पाकिस्तान को सेव कर सकता है, वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है जो बचा सकती है। 10 से 15 साल के अंदर कर्जे भी उतार सकते हैं हम और अपने आदमी को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो अच्छा शाह साहब हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो बात खुर्शीद शाह साहब ने कही है कि जो सूरत हाल है बहुत एक जमात जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात को ठीक नहीं कर सकेगी, मुआशी मामलात को ठीक नहीं कर सकेगी जो इस वक्त तक बिगाड़ हुआ है बकौल उनके। तो कैसे ठीक करेंगे? पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो बड़ी 3 जमातें हैं और दीगर छोटी जमातें भी जिसमें जमात इस्लामी भी है, वो सब एक अलग अलग सफों पर नजर आते हैं। वो कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अपोजिशन ही आज तक इकट्ठी नहीं हो सकी तो किसी और को क्या दोष देना, क्यों नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त सैयद खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं जो कि सक्खर से हमें बराह रास्त ज्वाइन जिन्होंने किया है। शाह जी, ये जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अपोजिशन भी तो जिम्मेदार होती है सूरत हाल की। अब मुस्तकिल अपोजिशन को जो है वो ताने दिए जा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है अपोजिशन और सही तरीके से आवाम की आवाज नहीं बन सकी है। आप मुझे बताइए, इतनी तकसीम है अपोजिशन के अंदर, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कैसे आपकी तहरीक हुकूमत को जाने पे मजबूर कर सकती है? देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हुकूमत चली जाए। अगर हुकूमत अपना कुछ दे सकती है लोगों को
तो हम क्यों चाहेंगे कि हुकूमत चली जाए, क्योंकि हुकूमत के रहने से और नुकसान हुआ है। मगर जहां तक आपकी बात है कि हम अपोजिशन जो है वो कुछ नहीं दे सकती, ऐसी बात कोई नहीं है। अपोजिशन को हमेशा ये कोशिश की गई है, बड़ी कोशिश की गई है कि कॉर्नर किया जाए और अपोजिशन को अपना रोल अदा करने नहीं दिया जाए। आप होगा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहे थे कि आप मुआशी जो हमारे हालात है, इकोनॉमिक रिव्यू के लिए हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। मगर हुकूमत के उस वक्त वजीर आजम इसी बात पे तवज्जो देने के बजाय एनआरओ की लिस्ट लगी हुई थी उसकी कि एनआरओ नहीं दूंगा, मगर वो उसने वक्त और हालात में साबित किया कि उसने अपनी हुकूमत को खुद एनआरओ दे दिया, अपने लोगों को खुद एनआरओ दे दी। अपोजिशन को कभी ना एनआरओ की जरूरत पड़ी है न पड़ेगी, मगर उस वजह से, इनके रवैये की वजह से, इनके पार्लियामेंट के न आने की वजह से, पार्लियामेंट को रिडंडेंट बनाने की वजह से जो पार्लियामेंट के साथ इसने ज्यादती की है, और क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो अपोजिशन बहुत बड़ा अहम हिस्सा होती है। इस पार्लियामेंट की अपोजिशन कमजोर हो जाए, नालायक हो जाए, तो वो पार्लियामेंट चल नहीं सकती। मगर इस पार्लियामेंट अपोजिशन ने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस पार्लियामेंट को चलाया जाए और हमारी गुफ्तगू शुरू होती जाए। ये कभी आपने नहीं देखा होगा किसी भी पार्लियामेंट में या पाकिस्तान के, स्पेशली इन पाकिस्तान के वजीर और पार्लियामेंटेरियन की बातचीत अपोजिशन में ना हो, ये कभी आपने नहीं देखा। मगर जहां आपने देखा कि अपोजिशन के साथ हुकूमत का कोई वजीर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता था, और यहाँ तक कि मीडिया के साथ भी बातचीत बंद करने के लिए भी इल्जाम उठाए गए। उन लोगों ने सिर्फ पार्लियामेंट के साथ नहीं, पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा मीडिया से ताल्लुक रखता है ऐसा, जो उनको उनके साथ जो भी ज्यादतियां हुई है, उनके साथ मीडिया पर्सन के साथ जो जुल्म हुए हैं, जो उनको एंकरशिप से हटाया गया, उनको अदालत से हटाया गया, उनसे कहा गया है कि ये आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, मालकान को मजबूर कर दिया और ऐसे हालात उनके लिए पैदा कर दिए कि मजबूरन जो अच्छे लोग थे सियासत अपने जी जाहिर है कि से ताल्लुक, जी बिल्कुल शाह साहब, मगर यही बात है कि जब अपोजिशन सिविल सोसाइटी को कमजोर कर दिया तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है। अपोजिशन की हम इसलिए बात करते हैं कि ब्लेम में कम से कम अपोजिशन को अपना हिस्सा जरूर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए जो उनका था। अब पीडीएम बनी और टूट गई, और पीडीएम का अब इस वक्त जो है 2 जमातें या 8 जमातें अलग हैं, पीपल्स पार्टी अलग है। तो फिर आप मुझे बताएं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपोजिशन को कसूरवार ना ठहराएं। एक आसमा यहाँ एक बचपना रवैया अख्तियार किया गया। आप जब हम एमआरडी बनी थी तो एमआरडी में पहला नुक्ता ये था कि हर जमात का नजरिया, सोच, अपनी सियासत अलग होगी। हम 1 पॉइंट एजेंडा पे, वो है एक डिक्टेटर की हुकूमत का खात्मा। हमारा भी एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि इस हुकूमत का खात्मा और एक ऐसी हुकूमत हो जो जमहूरी हो और जमहूरियत के रास्ते से चल गुजर के वहां आई हो, ये था। मगर इसमें जल्दबाजी में ये हुआ कि इसको इत्तेहाद को एक पार्टी समझा गया और उनको शौकात दिया गया। शौकात किसी जमात को जमात के अंदर तो दिया जाता है, मगर जमात से बाहर इत्तेहाद में शौकात नहीं जाता है, और मगर वहां मीटिंग में पूछा जरूर जाता है कि ये आपका एक था, इससे हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। मगर ये एक बचकाना हरकत थी जिसमें शौकात दिया गया। किसने दिलवाया, क्यों दिलवाया, उसके पीछे कौन महकुरात थे, कौन सी चीजें थी, कौन लोग थे जिन लोगों ने इस हद तक हमें आगे कर दिया। नेचुरली दूसरी जमात को भी अपनी इज्जत और अपनी सियासत का भरोसा होता है कि हमारी अपनी भी इज्जत है, हमारी अपनी भी सियासत है, हमारा अपना भी नजरिया है। क्योंकि आपने माजी में देखा कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम पीपल्स पार्टी एक दूसरे की मुखालिफ जमातें थी, और हम बहुत सख्त मुखालफत में आगे जाते थे, मगर बाद में जाके भुट्टो ने अपनी तो अब बिल्कुल शाह साहब, मगर आपने तो बड़ा किरदार अदा किया जब धरना हो रहा था 2014 का, आप अपोजिशन लीडर थे और आपने हुकूमत के साथ आप खड़े हुए। नापसंद भी किया गया, बहुत फ्रेंडली अपोजिशन के आपको ताने भी मिले, लेकिन एक सियासी हमें एक सैनिटी जो थी वो नजर आई थी। अब आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या किरदार इस वक्त अदा कर सकते हैं?
دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی کہ ہم پھر ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں جن میں یہ احساس ہو کہ ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. یہ مدرسے کی سیاست نواز شریف نہیں کر سکتا اور نواز شریف کی سیاست مولانا نہیں کر سکتا. ہم ان کی سیاست نہیں کر سکتے. ہماری سیاست جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹ کی سیاست ہے, فلاحی ریاست کی سیاست ہے. ہم بھٹو کے مینیفیسٹو پہ چلنے والے لوگ ہیں. اس پہ نیچرلی مسلم لیگ کا اپنا طور طریقہ ہے, اپنی سیاست ہے, اور مولانا صاحب کا اپنا ہے, شیرپاؤ صاحب کا اپنا ہے, اسد جاہ ولی کی اپنی سیاست ہے. تو یہ اس چیزوں سے اتحاد نہیں چلتی. ہمیں ایک دوسرے کو ہضم کرنے کے لیے, ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کو اپنی اپنی سیاست کرنے دیا جائے. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہمیں آگے ملنا چاہیے. آپ کا آگے جو حکومت بنے اس کے لیے بھی راستے صاف کیے جائیں. تو آپ کی حال ہی میں کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ سے شاید کوئی رابطہ ہوا یہ کیا, اور اس کے اوپر آپ کو ایک شو کاز بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے گو کے بعد میں تردید آ گئی, مگر وہ کافی چلتا رہا. وہ کیا صورتحال تھی؟ کیا آپ کی پارٹی بھی آپ سے ناراض ہے شاہ جی؟ کیونکہ جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ساتھ ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو رابطے میں رہے اور آتے رہے, اور پارٹی کے لوگوں کو حکم تھا کہ مجھ سے ملتے بھی رہے, اور جو کچھ ہم بات کریں وہ ان تک پہنچائی بھی جائے. زرداری صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہی کافی مرتبہ, ایک مرتبہ بھی نہیں, کم سے 8-10 مرتبہ اس درمیان میری باتیں ہوئی, مشورے بھی ہوئے. مگر مریم اورنگزیب کیونکہ ہمارا پرانا تعلق رہا سیاست سے ان کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, وہ میرے پاس پرویز رشید صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس, اور اپنی زبیر صاحب بھی تشریف لائے تھے, مریم اورنگزیب بھی تشریف لائی تھی. یہ ایک ہمارا اپنا کانٹیکٹ ہے, پولیٹیشین کا کانٹیکٹ ہے. ہم بلیو کرتے ہیں پالیٹکس پہ, ڈیموکریسی پہ. ہماری دشمنیاں نہیں ہے کہ ہم دشمن ہیں, ایک دوسرے کو نہیں کر سکتی. وہ آئی تھی میری ذمہ داری کے لیے, وہ آئی تھی مجھ سے سیاست پہ بات کرنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا بہتر ہو سکتا ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا, بہتر نہیں ہو رہا, اس کو بہتر کیا جائے. وہ اپنے کام سے یہاں آئی تھی, اس سے ملنے آئے. باقی شوکاف جو تھا وہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت کیوں بنایا گیا, کس لیے بنایا گیا, غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کہ شاہ صاحب کو ہم ایسے حالات جگہوں پہ پہنچائیں تو یہ شخص پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کر دے. اچھا شاہ جی, یہ پتہ نہیں ہے کہ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے سیاست کا, کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہم. جی شاہ جی, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ آپ کی پارٹی کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا یا آپ کی بات نہیں کی, اور اس سے آگے ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے, خورشید شاہ صاحب کیا سوچتے ہیں ایک سیزنڈ پولیٹیشین کے طور پہ کہ پاکستان کے ان مسائل کا جو اس وقت ہے, سیاست اور معیشت کی بند گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق قائد حزب اختلاف اور بہت سیزنڈ پولیٹیشین پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ہیں. شاہ جی, آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ ہم جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی میں, یعنی آپ کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ نہیں ہوں گے. کچھ پیپلز پارٹی کا بھی اب تھوڑا سا موقف جو ہے تبدیل نظر آتا ہے. استعفے کے معاملے کے اوپر آپ نے ایک کردار, جیل میں رہتے ہوئے کردار ادا کیا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. وہ لاجک کیا تھی, اور ابھی تک جو ہے وہ پی ڈی ایم نے علیحدگی کے باوجود بھی جو ہے وہ استعفے تو نہیں دیے؟ دیکھیں آپ کا سیاست میں سب سے زیادہ تاریخ ہوتی ہے, ہر جماعت کی اپنی تاریخ ہوتی ہے اور اپنی سوچ ہوتی ہے, اور حالات پہ ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. لیکن میرے پاس جب پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب اور زبیر صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے اس وقت ان کو ذرا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں نے کہا واضح طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفیٰ نہیں دے گی, وہ عمران خان کو این آر او نہیں دے گی. ہم عمران خان کی گیم میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے, بھٹو صاحب کی اس سیاست سے سیکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے آخری وقت میں بیگم نصرت بھٹو سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہو اس میں حصہ لینا چاہیے, چاہے وہ جماعتی ہو یا غیر جماعتی.
ایک جماعت ایک الیکشن میں حصہ نہیں لیا. اس میں میں نے پرویز رشید کو مخاطب ہوتے کہا کہ پرویز بھائی آپ بتائیں اس وقت آپ جو پیپلز پارٹی میں تھے, یہ جو مسلم لیگ آج بیٹھی ہے یہ کس سال کی پیداوار ہے؟ اسی سال کی پیداوار ہے جب 85 میں ذوالفقار ہم نے الیکشن کا بیک آؤٹ کیا تھا. تو یہ سارے لوگ پیدا ہوئے, نئے سیاستدان آئے. کیا ہم پھر وہی غلطی دہرائیں؟ ہم یہ کریں کہ پھر ایک نئے سیاستدان لے آئے, ایک نیا عذاب لے آئے؟ تو پھر تو بات تو بات ہے کہ ہم نے بیک آؤٹ کیا اور اس کے سخت خلاف تھے اور بیگم صاحبہ نے بھی یہ بات کئی بار کہی. تو یہ وجہ تھی جب میں نے ان سے کہا تھا, اور بڑے واضح طور پہ میں نے میسج کنوے کیا تھا ان کو کہ آپ کہہ دیں مولانا کو بھی سب کو کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. چاہے میں نے اپنی پارٹی سے یہ پوچھا نہیں تھا, باوجود مجھے یہ احساس میری پارٹی میری موقف کی حمایت ضرور کرے گی. شاہ جی یہ بھی بتائیں, کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے, اپوزیشن ان ہاؤس چینج نہیں لائے گی, دھرنوں کے ذریعے سے حکومتیں جانی نہیں چاہیے, یہ آپ کا ہمیشہ سے آپ کا رہا ہے ایک موقف. تو پھر کیا آپ کو نظر آتا ہے کس طرح سے آپ حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت گھر چلی جائے گی خود بخود؟ جی نو کانفیڈنس ختم کرو اور پھر نئی الیکشن کا اعلان کرو. بڑا سمپل. ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو, اس کے بعد پھر ووٹ آف اپنا نئی الیکشن کا اعلان کرو. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوتی ہے, شاہ جی اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو نیا لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ نہ ہو بلکہ سیدھے نگران سیٹ اپ کے اوپر آپ جائیں؟ نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے ایک دن کے لیے, ہفتے کے لیے, اور وہ اپنا پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کرے اور نئی الیکشن کا اعلان کرے. ہماری اونلی بیسٹ وے. تو سر اس کے لیے پی ایم ایل این مان جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این اس کے اوپر ایگری کر جائے گی؟ بالکل ایگری کرے گی, 100% ایگری کرے گی. اور یہ جو ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس وقت سر اتحادی جو ساتھ ہیں, جی میں جیسے آپ کو کہتا تھا کہ اس ملک میں خطرناک انارکی پیدا ہونے والی ہے, آج یہ بات پھر کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کیوں اور ایم کیو ایم ہر جماعت یہ چاہتی ہے اب, کیونکہ ان کا بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا نا. بہت بہت شکریہ سید خورشید شاہ صاحب نے بہت اہم بات کی ہے بالکل آخر میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اتحادی اس وقت جو ہے وہ ظاہر مطمئن نظر نہیں آتے تو پھر نیا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ کم وقت کے لیے آئے اور اس کا مقصد جو ہے وہ اگلے انتخابات کرانا ہو. پی ایم ایل این کے اندر بھی ہماری اطلاع ہے کہ اس نقطے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی اگلے فارمولے کے لیے اکٹھی ہو سکتی ہیں تاکہ پاکستان کو بند گلی سے نکالا جا سکے. ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا.